नाजरीन आदाब, मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। आज मैं निदा फाजली की एक और नस्र लेकर आया हूं, एक और प्रोज लेकर आया हूं। एक थे राही मासूम रज़ा। आज के वीडियो का ये शीर्षक है। राही मासूम रज़ा जब अलीगढ़ में प्रोफेसरी छोड़कर बम्बई आए थे, उस वक्त वो हिंदी उर्दू अदब के जाने माने नाम थे। उनके साथ दोनों ज़बानों में 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें, एक नई बीवी और उनके साथ उसके पहले शौहर के 4 लड़के, एक चांदी की पान की डिबिया, डोरों वाला एक लखनवी बटुआ, दस्तकार हाथों से सिले कुछ मुगलई अंगरखे, अलीगढ़ कट पाजामा, कुर्ते और शेरवानियाँ थीं। उस वक्त की बम्बई आज के मुकाबले में काफ़ी भरी पूरी थी। धर्मवीर भारती धर्मयुग के मुदीर थे और उस पर्चे के ज़रिए नवगीत और नई कहानी की तवाना सलाहियतों को सामने ला रहे थे। कमलेश्वर सारिका को कहानी का अदबी मंच बना रहे थे। करंजिया हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू बिलिट्स में देश की सियासत को आईना दिखा रहे थे। कृष्णचंद्र कहानियों और नावलों में नस्र का जादू जगा रहे थे। सरदार जाफरी मीरा और गालिब की वरासत में मीरा और कबीर के पैबंद लगा रहे थे। राजेंद्र सिंह बेदी अपनी कहानियों पर फिल्में बना रहे थे। कैफी आज़मी मुशायरों में इनकलाबी नज़में सुना रहे थे। ख्वाजा अहमद अब्बास अपने आखिरी सफ़ा से ब्लिट्ज़ को मकबूल बना रहे थे और निदा फाजली जैसे नए लोग नारियल के बिना साए के पेड़ों तले अपने मुस्तकबिल को बुला रहे थे। उन दिनों की बम्बई ने राही जैसे अदीब का मुनासिब खैर मकदम किया। पहले उन्हें उनके भाई बैंक के आला अफसर के यहाँ ठहराया और उसके बाद बांद्रा में बैंड स्टैंड पर वाक़ समंदर किनारे कई कमरों वाले एक फ्लैट में बसाया। उनके पड़ोस में शायर मकालमा निगार अख्तरुल ईमान थे। किराए का ये घर आज उनके बड़े बेटे नदीम की मिल्कियत में है। नदीम फिल्मों के मशहूर कैमरामैन हैं और नोबेल प्राइज़ अवार्ड याफ्ता नेपाल के अफ्रीकी मुल्क की गाने वाली पार्वती खां के शौहर हैं। पार्वती के साथ खां का जुड़ाव उस वक्त का काबिल ज़िक्र वाक़या था। ऐसी ही फ़िरका वाराना बहस उस वक्त भी चली थी जब B.R. चोपड़ा के सीरियल महाभारत में मकालमा निगार की हैसियत से राही मासूम रज़ा का नाम जुड़ा था। एक मुसलमान नाम का अदीब हिंदू मजहबी ग्रंथ को अपने डायलॉगों से अपवित्र कर रहा था। एक मुसलमान नाम का अदीब हिंदू मजहबी ग्रंथ को अपने डायलॉगों से अपवित्र कर रहा है। ये उस ज़माने में शिवसेना और बीजेपी का ख़ास चर्चा का मौजू था, लेकिन राही के पार्कर पेन ने इस इल्ज़ाम की न सिर्फ पूरी तरह तरदीद की बल्कि नुक्ताचीनी करने वालों के मुंह पर ताले लगा दिए। राही का यह हौसलामंद चेहरा उस टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान से मुख्तलिफ था जो अक्सर आज मुलायम सिंह और सोनिया गांधी के रैलियों में नज़र आता है और जो बार बार फिल्मों में दिखाया जाता है। राही हिंदी और उर्दू के
इस भेदभाव को भी नहीं मानते थे जिसे जिन्नाह की टू नेशन की थ्योरी ने फ़िरक़ावाराना रंग देकर भारत में रघुपति सहाय फिराक की ज़बान को मुसलमान और गुलशेर अहमद शानी और असद जैदी की भाषा को हिंदू बना दिया था। राही पढ़े लिखे इंसान थे। वो सियासत की बनाई हुई भूल भुलैयों में भटके नहीं, अपने रास्ते पर चलते रहे और जितना मुमकिन था अपने लफ्ज़ों से माहौल को बदलते रहे। खार में मेरे घर के सामने फिल्मों के मशहूर राइटर सतीश भटनागर रहते हैं। मैं जब मॉर्निंग वॉक पर जाता उस वक्त सतीश जी अपने बंगले के सामने झाड़ू लगाते नजर आते थे। एक दो बार उन्हें इस रूप में देखकर एक दिन मैंने पूछ लिया, सतीश जी आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, कई बड़ी बड़ी फिल्मों के मंजरनामे लिखे हैं, आप सड़क पर इस तरह रोज़ झाड़ू क्यों लगाते हैं? उन्होंने मुझे हैरत से देखकर जवाब दिया, निदा फाजली, अगर मुल्क में सब रोज़ अपने अपने हिस्से की ज़मीन साफ़ करने लगें तो मुल्क कितना साफ़ हो जाएगा। अगर मुल्क में सब रोज़ अपने अपने हिस्से की ज़मीन साफ़ करने लगें तो मुल्क कितना साफ़ हो जाएगा। मैं जब भी सतीश जी को याद करता हूँ तो मुझे फ़ौरन मुगलई अंगरखा और अलीगढ़ पाजामा पहने, पान की लाल रंग में भीगी मुस्कुराहट वाले राही मासूम रज़ा याद आ जाते हैं। अपने घर में कालीन बिछे फर्श पर पेट के बल लेटे हुए, दाएं बाएं पड़े हुए गाँव तकियों को बगल से समेटे हुए और सामने रखे कागज़ों पर मुसलसल कलम चलाते हुए गाज़ीपुर वाले राही, मुल्क की सियासत में शामिल फ़िरक़ा परस्ती से मुसलसल जूझते हुए, कभी वो उर्दू के लिए नागरी लिपि की वकालत में धर्मयुग में मजमून छपवा रहे हैं और उर्दू के कट्टरपंथियों से गाली खा रहे हैं, कभी महाभारत में मुकालमे लिखकर हिंदुत्व को चौंका रहे हैं, कभी टोपी शुक्ला और आधा गुलाब लिखकर भारत के हिंदू मुसलमान में सियासत के पैदा किए भेदभाव को नंगा करके दिखा रहे हैं। ये गाज़ीपुर की मुश्तरका तहज़ीब में पले बढ़े इंसान थे। इस तहज़ीब की कदरें उनकी ज़िंदगी और तहरीर में हमेशा जागती रहीं। इन्हीं कदरों ने उन्हें बम्बई में कभी बम्बैया नहीं बनने दिया। इस ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हुए भी वो अपने गाज़ीपुर को अपने इर्द गिर्द बसाए हुए थे। उनका दिल भले ही फिल्मसाज राज खोसला, B.R. चोपड़ा वगैरह के साथ गुजरता हो, लेकिन रात होते ही लखनऊ के तंबाकू, गाज़ीपुर की मजलिसों, अख्तरी बाई फैज़ाबादी की गज़लों, अलीगढ़ के कहकहों और मगही पानों के कुरकुराहटों से गूंजता महकता रहता था। रोज़ की महफिलों में उनके यहाँ परोसी जाने वाली डिशेज़ में इन्हीं इलाके का जायका होता था। राही के दो शेर हैं, हम तो हैं परदेश में, अपने देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। रात ने ऐसा पेच लड़ाया, छूटी हाथ से डोर, आंगन वाले नीम में जाकर अड़का होगा चांद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा तन्हा होगा चांद। यूँ तो राही साहब सर से पांव तक मोहब्बत ही मोहब्बत थे।
लेकिन तरक्की पसंद बगावत भी उनकी आदत का हिस्सा था। उनकी नाराज़गियाँ एक ज़माने में फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर थी। उनकी नाराज़गी का पहला निशाना दिलीप कुमार बने। वो उस फिल्म के हीरो थे और हीरो भी बहुत बड़े। डायरेक्टर से ज़्यादा मंजरनामा और मुकालमों में उनका अमल दखल था। राही साहब किरदारों को अपनी तरह पेश करना चाहते थे और दिलीप कुमार उनमें अपने तजुर्बों का रंग भरना चाहते थे। ये अपनी अपनी फील्ड के दो महारथियों के बीच का तनाज़ा था। दोनों अपनी लाइन से हटने को तैयार नहीं हुए और फिर यूं हुआ राही ने अपना पार्कर पेन बंद करके अपनी अचकन की जेब में लगाया और फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन इससे पहले कि राइटर्स एसोसिएशन इस बाबत में कोई फैसला करे, फिल्म का पूरा मुआवजा चेक की सूरत में कंपनी ने राही के घर पहुंचा दिया था और उनका ऐसा ही दिलचस्प टकराव अदाकार राजकुमार से भी हुआ था। वो फिल्म के हीरो थे और उसके राइटर राही मासूम रज़ा थे। फिल्म साज के राजदां। फिल्म का नाम उल्फत था, लेकिन राही का कलम यहाँ भी बदकिस्मत था। ये केस फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में पहुंचा। डिस्प्यूट कमेटी में राजकुमार और राही के बीच जो बातचीत हुई वो काफ़ी दिलचस्प थी। राजकुमार ने राही की तरफ इशारा करते हुए कहा, राही का एक पांव दूसरे से छोटा है। राही साहब थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे। वो प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें मालूम होगा कि जिस जानवर में ऐब होता है उसे तो अल्लाह भी कुर्बानी में कबूल नहीं करता। जब उनसे मुआहदा किया गया था तो मुझे उनके ऐब का इल्म नहीं था। जवाब में राही ने कहा, मेरा लंगड़ापन दुनिया पर जाहिर है। मैंने कभी इसे छुपाया नहीं। अलीगढ़ में स्टूडेंट्स मुझे इसीलिए बायरन कहा करते थे। मुझ में और उनमें यही फ़र्क है। मैं अपने ऐब को छुपाता नहीं और ये अपने गंजे मुझ में और इनमें यही फ़र्क है। मैं अपने ऐब को छुपाता नहीं और ये अपने गंजेपन को विग से छुपाकर बरसों से फिल्म देखने वालों को धोखा दे रहे हैं। इनके धोखा देने की आदत का मैं भी शिकार हुआ हूँ। राही चेहरे से भी पुरकशिश थे और मुशायरे के काफ़ी मकबूल शायर थे। मजाज लखनवी के बाद राही अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते थे। लॉर्ड बायरन की तरह राही के खाते में भी कई इश्क थे। इन मुआशकों की फहरिस्त में उनकी दूसरी बीवी का नाम आखिरी था। गाज़ीपुर की बीवी से आज़ाद होकर ही वो अलीगढ़ आए थे। दूसरी शादी ने उन पर कई पाबंदियां लगाई थीं। इसी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी और उसी की शर्त पर वो मुशायरों के स्टेज से दूर हुए। लेकिन इसके बावजूद शायरी से उनका रिश्ता आखिर तक जारी रहा। फिल्मों और सीरियलों में कामयाब होने के बावजूद राही इस कामयाबी को अपने अदब के लिए अच्छा नहीं समझते थे। उनके अल्फाज में, एक चुटकी नींद की मिलती नहीं अपने ज़ख्मों पर छिड़कने के लिए। एक चुटकी नींद की मिलती नहीं अपने ज़ख्मों पर छिड़कने के लिए। हाय हम किस शहर में मारे गए, हाय हम किस शहर में मारे गए। शुक्रिया दोस्तों। ये मज़मून यहीं ख़त्म होता है। अब मैं अगली बार किसी नए मज़मून के साथ आऊँगा, किसी नए आर्टिकल के साथ आऊँगा जो निदा फाज़ली का लिखा होगा। तब तक के लिए मुझे यानी सदर आलम गौहर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि निदा फाज़ली की ये दिलचस्प बातें
आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।